शोध या अनुसंधान चिरंतन काल से ही निरंतर चलती रहने वाली बौद्धिक प्रक्रिया है और शोध विकास की सीढ़ी है। शोध या अनुसंधान के कारण ही गुफाओं और जंगलों में रहने वाले हम जंगल और गुफा से निकल आज नगर एवं महानगर में मंगल कर रहे हैं। नंग धड़ंग रह कच्चा मांस, घास फूस और फल पर जीवन गुजारने वाले आज 56 प्रकार के व्यंजनों का उपभोग करके अघा ही नहीं रहे हैं, वरन आवश्यकता से अधिक मोटा भी रहे हैं। इस शोध का कारण मूल रूप से जीवन को और अधिक आरामदायक बनाना और आराम में खलल डालने वाले कारकों को दुरुस्त करना। संदेह अगर है मान्यताओं के प्रति या धारणाओं के प्रति, तो उस संदेह का निवारण और निराकरण करना और नएपन की तलाश ही खोज का कारण है। भारतवर्ष प्राचीनतम सभ्य देश रहा है और अपना यह देश ऋषि और कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि को समुन्नत बनाने के लिए आरंभ में अनुसंधान हुआ। जीवन गतिशील रहा और जब बौद्धिक स्तर थोड़ा ऊपर उठा तो व्यक्ति अपने तीसरी और चौथी अवस्था में अपने जीवनानुभव को लेकर के जंगल में चला जाता था और घटित और भोगे हुए जीवन के सत्य का मूल्यांकन करके अपनी भावी पीढ़ी के लिए, अपने उत्तराधिकारियों के लिए नूतन और शोधित विचार प्रदान करता था। उस समय से ही भारतवर्ष में शोध की परंपरा विद्यमान रही है। शोध शब्द की व्युत्पत्ति शुद्ध शब्द से हुई है। तो अपने ऋषि और मनीषी अपने जीवनानुभव के भोगे हुए जीवन के अनुभवों के आंकड़े और तथ्यों का अन्वेषण करते थे तथा अपने तन और मन को शोधित करते थे वानप्रस्थ आश्रम में और संन्यास आश्रम में, और समाज जीवन को और सुखमय और आनंददायक बनाने के लिए शोधे हुए विचार, क्योंकि उनके पास एक अनुभव था, तो उन अनुभवों को वे शोध करके यानी कि संशोधित करके परिष्कृत करके समाज के समक्ष एक विचार रखते थे, जिसमें वे जो मान्यताएं प्रचलन में थी वे सत्य हैं तो उसका पोषण करते थे। अगर अर्ध सत्य है या असत्य है तो उसका शोधन करते थे, और अगर कुछ गुप्त है या रहस्यमय है तो उस रहस्य पर से पर्दा उठाने का कार्य करते थे। और ज्ञान और आगे बढ़ा तो नवीन तथ्यों और विचारों का अन्वेषण भी किया, और यह प्रक्रिया ईसा मसीह के आगमन तक चलती रही, गति तीव्र रही, और इस्लाम के आगमन के साथ यह बहुत ही मंद पड़ गई।
क्योंकि ईसा की प्रथम से 10वीं शताब्दी के बीच भारत पर अनेक आक्रमण होते हैं। उन आक्रमणों के कारण बौद्धिक विलास का जो महोत्सव अपने यहाँ चलते रहा था वह क्षीण हुआ। और जैसे बाइबिल, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट का पश्चिमी जगत ने, ईसाई समाज ने संकलन करके धर्म भीरु जन के शोषण के लिए यह कल्पित किया कि ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट या बाइबिल में दिए गए आचार और विचार या आविष्कार अंतिम सत्य है, उसमें किसी भी प्रकार के शोधन की आवश्यकता नहीं है। फलतः वहां तो शोध की प्रक्रिया बाधित हुई ही और भारत भी बहकावे में आ गया। और यहां के भी कथित पंडितों ने शोधों का संकलन और संग्रह, जो ऋषि मुनियों ने शोध किया था उसका संकलन और संग्रह करने तक अपने को समेट लिए। और उन लोगों ने भी वेद मंत्रों को, पुराण और उपनिषदों के मंत्रों, सिद्धांतों और विचारों को देववाणी मान करके उसमें शोधन के लिए आम जन को रोक दिया। और यह परंपरा 15वीं 16वीं शताब्दी तक चलते रही। ऐसा नहीं है कि भारत में इस बीच में शोध नहीं हुआ। इसी बीच में नागार्जुन, अश्वघोष, वराहमिहिर, आर्यभट्ट जैसे विद्वान वैज्ञानिक ऋषि महर्षि भी हुए, जिन्होंने अपने शोध से कपिल कणाद, गौतम जैसे ऋषि हुए जो वैज्ञानिक भी थे, बाघभट्ट, इन लोगों ने शोध को बढ़ावा दिया। मगर वैसे ही इस्लाम का उदय होता है 6ठी शताब्दी में, और इस्लाम का आग्रह रहा है कि जो कुरान की आयतें हैं वे रसूल की जुबान से निकली है और धरती पर मोहम्मद साहब के द्वारा उतारी गई है, जिसमें शोधन या संशोधन पाप है, गुनाह है, कुफ्र है, काफिराना अंदाज है। तो इसीलिए इस्लाम में आज भी शोध की पर्याप्त गुंजाइश नहीं है। मगर चर्च के विरुद्ध गैलीलियो, कोपरनिकस और आइंस्टीन और न्यूटन जैसे विद्रोही कहा जाए ईसाई हुए, जिन्होंने चर्च और पोप के आदेशों की अवहेलना करते हुए सत्य पर से सत्य को उद्घाटित करने का, असत्य को सत्य बनाने या गलत सिद्ध करने के लिए जो गलत मान्यताएं और परंपराएं थी उनको ध्वस्त करने के लिए अनुसंधान किया, जिसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा, जेल हुई और आजीवन कारावास तक की सजाएं भोगनी पड़ी। किंतु पोप का वर्चस्व समाप्त हुआ। भारत में भी जो मध्यकाल में ज्ञान विज्ञान पर जिन पोंगा पंडितों का वर्चस्व था, वह वर्चस्व अंग्रेजों के आगमन
के बाद समाप्त होता है और भारत में शोध की परंपरा आरंभ होती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि सदियों तक गुलाम रहने के कारण हम गुलामी की मानसिकता से उबर नहीं पाए। इसलिए भारतवर्ष में 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों से ही शोध तो आरंभ हुआ, मगर वह शोध पश्चिमी धरे से हुआ और पश्चिम से ही शोध के लिए शब्दावलियों को भी ग्रहण किया गया। तो शोध का इतिहास तो प्राचीन है भारत में, मगर जो नवीनतम शोध हुआ उसके लिए शोध के साधनों की जरूरत होती है। तो शोध के साधन और उनके तरीके जो यानी कि जो है मेथड, तो कौन कौन से जो है मेथड एक शोध के लिए आवश्यक है, या किन मेथडों से, विधियों से, तरीकों से, नियमों से शोध किया जाता है, वह शोध विधि है। और उसका समग्र रूप यानी कि जितने मेथड्स एक रिसर्च में या शोध में प्रयोग में लाए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं, उन सबका समन्वित रूप अनुसंधान या शोध पद्धति है। उस पर विचार करने के पूर्व शोध के शाब्दिक अर्थ पर भी थोड़ा विचार कर लेना आवश्यक लगता है। तो अभी बताया कि भारतवर्ष में शोध की परंपरा तो अति प्राचीन काल से है, मगर जो आधुनिक शोध हो रहा है वह पश्चिम के धरने पर हो रहा है। और वहां से एक शब्द आया रिसर्च। रिसर्च, री का मतलब दोबारा या पुनः, और सर्च का मतलब खोजना। तो भारत में सर्च और रिसर्च दोनों होते रहा था, मगर पश्चिम में सर्च जो करना था वो तो आदम और ईव ने और रसूल और पैगंबर ने जो है कर दिया था, जिस पर री सर्च की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो वहीं से इसी रिसर्च का ही हम लोगों ने अनुदित रूप या अनुवादित रूप अपनाया, और इसके लिए अपने यहाँ अनेक शब्दों का जो है प्रचलन हुआ। रिसर्च को हिंदी में शोध या अनुसंधान या अन्वेषण या गवेषणा या खोज, मीमांसा, अनुशीलन, परिशीलन और आलोचना के नाम से जाना गया। ऐसा क्यों? तो इसका कारण ये रहा है कि अपने यहाँ आरंभ से ही केंद्रीकरण नहीं रहा है। तो इस वजह से रिसर्च का जब अनुवाद किया गया तो अनुवाद से संबंधित संस्थाओं ने, व्यवस्थाओं ने, विद्वानों ने अपने विवेक से, और कुछ जो कहते हैं कि सारे ज्ञान की कुंजी वेद है, और यह भी कहते हैं कि जो यानी कि जो महाभारत में नहीं है, जो भारत में नहीं है वह महाभारत में नहीं है। तो उन ग्रंथों से हमने रिसर्च का जो है अनुवाद किया और अलग अलग अनुवाद किया, और अलग अलग उसके लिए वेद से, पुराण से, महाकाव्यों से हमने शब्द लिया और गढ़ा।
इसलिए शोध के लिए या रिसर्च के लिए अनेक शब्द आ गए। उन शब्दों में अर्थतात्विक धरातल पर अंतर है, बावजूद अनुसंधान कहें या अन्वेषण कहें या गवेषणा कहें या खोज कहें, मीमांसा, अनुशीलन, परिशीलन या आलोचना कहें, ये सभी शब्द शोध के या रिसर्च के पर्यायवाची माने जाते हैं और अकादमिक उच्चतर अध्ययन में इन शब्दों का प्रयोग और प्रचलन है। यद्यपि इनमें विशेष करके साहित्य, कला और समाज अध्ययन के क्षेत्र में हो रहे उच्चतर अध्ययन के लिए सर्वाधिक प्रचलित शब्द शोध या अनुसंधान का प्रयोग हो रहा है और वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में नूतनता की खोज या जो वर्तमान में जो उपकरण उपलब्ध हैं उन उपकरणों में परिष्कार के लिए परिवर्तन, परिवर्धन या नए उपकरण के लिए खोज या अन्वेषण या आविष्कार शब्द प्रचलन में है। इस पर आगे हम लोग और गहराई से भी विचार करेंगे। अभी एक परिभाषा, एक हिंदी से और एक अंग्रेजी से हम लोग देख लें। और यह परिभाषा, जो परिभाषा मैं दे रहा हूं, यह शब्दकोश की परिभाषा है। अनेकों विद्वानों ने हजारों की संख्या में इस शोध से या रिसर्च मेथड और मेथोडोलॉजी से संबंधित पुस्तकें हैं और सबने नयापन के लिए शब्दों के साथ एक तरह से खेल करते हुए या क्रीड़ा करते हुए नए नए ढंग से जो है परिभाषित करने का प्रयास किया। और चूंकि जो शब्दकोश तैयार किया जाता है तो शब्दकोश में उन्हीं मान्यताओं, परंपराओं, परिभाषाओं, धारणाओं को स्वीकार किया जाता है जो सर्वमान्य अगर न भी हों तो सर्वाधिक जन के बीच मान्य अवश्य ही होती है। तो जो परिभाषा एडवांस लर्नर डिक्शनरी ऑफ करेंट इंग्लिश में है, चूंकि यह अंग्रेजी का कोश है, डिक्शनरी है, तो और यह प्रति वर्ष सामान्यतः अपडेट होते रहती है। तो इसमें जो सबसे प्रचलित शुद्ध जगत में जो प्रचलित परिभाषा है, उस परिभाषा में से तथ्य और अर्थ निकाल करके जो परिभाषा दी गई है वह परिभाषा है ए केयरफुल स्टडी ऑफ ए सब्जेक्ट स्पेशली इन ऑर्डर टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन अबाउट इट। यानी कि जो दृश्यमान है, जो प्रकट है या जो संदेहास्पद है, उसके प्रति सावधानी पूर्वक किया गया अन्वेषण या जांच पड़ताल से जो नवीन तथ्य या ज्ञान या फैक्ट्स जो प्राप्त होता है वहीं अनुसंधान या शोध है। इसीलिए रिसर्च को डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स भी कहा जाता है, यानी कि फैक्ट्स की यह खोज करता है, अनुसंधान करता है। और वैसे ही हिंदी में सर्वाधिक मान्य कोश है हिंदी मानक कोश, और उस मानक कोश में शोध की परिभाषा दी गई है कि छिपी हुई या रहस्यपूर्ण बातों की खोज ही शोध है। तो इस प्रकार शोध शब्द जो है शुद्ध से बना है। शुद्ध का मतलब होता है शोधन करना। शोधन करना का मतलब कि जो मान्यताएं प्रचलन में है या जो उपकरण प्रयोग में आ रहा है या चल रहा है उसको और
अधिक उपयोगी बनाना। और ऐसे ही अनुसंधान भी दो शब्द से बना है, अनु और संधान, अन्वेषण में भी वही है। तो संधान का मतलब होता है लक्ष्य की तरफ अग्रसर या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न। अन्वेषण अनु उपसर्ग में ऐषण प्रत्यय से बना है। ऐषण का मतलब होता है चाह या खोज। तो अन्वेषण भी सूचक है शोध का ही, यानी कि नवीनता की चाह या जो हमें दिख रहा है या जो संशय युक्त है उसमें से सत्य क्या है इसकी खोज की चाह अन्वेषण है। गवेषणा वेद काल में गो की येषणा, गो यानी कि संपत्ति समृद्धि, गो वही गाय जो कि वेद काल में समृद्धि का आधार बनती थी। तो उस गो की येषणा यानी कि इच्छा। गो सिर्फ जंतु का सूचक नहीं परंतु समृद्धि का, संपन्नता का, खुशहाली का, आराम का सूचक था। तो उस आराम की या उस जो है खुशहाली की या उस समृद्धि की चाह में जो प्रयत्न किया गया वह गवेषणा हुआ। वैसे ही खोज यानी कि खोजना या ढूंढना, यानी कि जो अप्रकट है मगर अदर्शनीय है, दृश्यमान नहीं है, उस अदर्शनीय को दर्शनार्थ भोगार्थ प्रस्तुत करना खोज है। वैसे ही मीमांसा और अनुशीलन और परिशीलन या आलोचना। तो जो हमें दृश्यमान है या जो दिख रहा है अगर उसके संबंध में संशय है तो उस संशय का निराकरण, या जो उसमें जो कुछ गुप्त है या गुह्य है या जो उसमें कोई गांठ है तो उस गांठ को खोलना, उस गुप्त को प्रकट करना, और जो उसमें अगर कहीं गुत्थी है तो उस गुत्थियों को सुलझाना ही मीमांसा, अनुशीलन और परिशीलन है। और वैसे ही आलोचना लोचन से बना है। लोचन माने आंख, देखना। तो नए सिरे से जो कुछ समाज में है, जो हमारे व्यवहार में है, उसको नए सिरे से, आ का मतलब फैला करके विस्तारित करके देखना और उसे जनहित में, व्यक्ति हित में, राष्ट्र हित में और अधिक विस्तारित करना आलोचना है। तो और इस आलोचना का कारण संशय है। अब इस संशय के निपटारे के लिए कौन कौन सा उद्यम हम अपनाते हैं, कौन सा माध्यम या विधि अपनाते हैं, उस पर अब हम आगे विचार करेंगे।